नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। यह प्रैक्टिस क्लास पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। क्या सही लोकोक्ति होगी? विकल्प देखते हैं इसका। आँख का अंधा, नाम नयन सुख, या फिर ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, या फिर आखिरी विकल्प है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो सही लोकोक्ति क्या होगा? आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंची दुकान फीकी पकवान। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी सही लोकोक्ति यही होगी। अगला प्रश्न है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो विकल्प में है फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर जापानी। तो ये किस भाषा के शब्द हैं? आल्पीन और गमला। तो ये सभी जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, गमला, आल्पीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की है? सुख सागर की। तो विकल्प में है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदासुख लाल। तो सुख सागर तो आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, सुख सागर सदासुख लाल। तो विकल्प चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुख सागर जो है सदासुख लाल की रचना है। तो इसका चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? तो यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर राम कुमार वर्मा। तो कोणार्क नाटक की रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर ने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, जगदीश चंद्र माथुर। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। ये जो सभी रचनाएं हैं जगदीश चंद्र माथुर की हैं। मोहन राकेश की रचनाएं हैं आधे अधूरे, इनके नाटक हैं आधे अधूरे। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो विकल्प में है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। तो वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आप सभी लोगों को पता होगा सूरदास की 3 ही रचनाएं हैं, ज़्यादा पूछी जाती हैं जिसमें से। तो कबीर नहीं होंगे न नंददास होंगे, तो तुलसीदास की ही रचना है। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, कवितावली। ये सभी रचनाएं जो हैं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, न कि किसी के हिसाब से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था सरस्वती पत्रिका का। इस पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे और 1903 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो विकल्प में है नंददास, परमानंद दास, सूरदास या फिर चतुर्भुज दास। तो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं नंददास, जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है नंददास को। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नंददास की मानमंजरी, रास पंचाध्यायी,
सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, भंवर गीत, इनकी ये रचनाएं हैं। गोवर्धन लीला भी है और रस मंजरी भी इन्हीं की रचना है, नंददास की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो विकल्प में है भारतीय आत्मा, तो विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। तो इसका पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण। ये सभी रचनाएं जो हैं माखनलाल जी की हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं, कौन है शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक? तो विकल्प में है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो शिव शंभू के चिट्ठे जो है यह जो है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। तो पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खेल तमाशा, खिलौना, हरिदास, स्फुट कविता, सन्निपात, चिकित्सा। ये सभी जो रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे मतलब बाल मुकुंद गुप्त की हैं। तो अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भेब। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर दृष्टांत। तो कौन सा अलंकार है? तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो है रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार होगा, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ प्रस्तुत या उपमेय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय। तो विकल्प में है वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस या फिर रौद्र रस। तो विस्मय या आश्चर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस का यह अस्थाई भाव है, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, हास्य रस का हास होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है, और भयानक रस का भय होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, विभत्स रस का घृणा होता है या जुगुप्सा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मालती माधव के रचनाकार हैं, यह किसकी कृति है मालती माधव? तो विकल्प में है भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। तो मालती माधव के रचनाकार भवभूति जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 भवभूति। इनके अन्य रचनाएं हैं उत्तर रामचरितम, महावीर चरित, और भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, भारवी जी की रचना है किरातार्जुनीयम, और श्रीहर्ष की रचना है नैषद चरित, और कालिदास जो हैं इनकी रचना का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो फेरी, रोको मेरु मुकुल जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रस बताना है।
एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग जो भी दोहा है। तो इस विकल्प में है वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या फिर अद्भुत रस। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में जो है रौद्र रस है, जिसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रौद्र रस। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहेंगे। अच्छा प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित है। तो विकल्प में है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है भाषा की छोटी इकाई है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसका जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो वर्तनी वाला ज़्यादातर क्वेश्चन गलत ही हो जाता है, ध्यान से ना देखो तो इसको। तो कवयित्री कैसे लिखा जाएगा। तो कवयित्री होगा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवयित्री। अगला प्रश्न है इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। तो विकल्प में इत धन यादि, इति धन यादि या फिर इत धन आदि या फिर इति धन आदि। कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो इत्यादि का संधि विच्छेद करना है तो इति धन आदि हो जाएगा, इति धन आदि। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इति धन आदि होता है, इत्यादि। अगला प्रश्न है निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इस पंक्ति में कौन सा गुण है। तो विकल्प में है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा गुण है। तो इस पंक्तियों में जो है माधुर्य गुण है, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। तो विकल्प में है तेज धन ओमय, तेज धन अमय, तेज धन मय, तेजो धन मय। तो तेजोमय का संधि विच्छेद होगा तेज धन मय। किस विकल्प में है ये, तेज धन मय। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमय नहीं होगा, ये नहीं होगा, और तेज धन मय। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। हरिश्चंद्र में, तो हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी। तो विकल्प में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो हरिश्चंद्र में संधि बताना है, इसमें कौन सी संधि है। तो हरिश्चंद्र का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हरि है धन चंद्र, हरि है धन चंद्र होगा ऐसे। तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा, हरि है धन चंद्र, हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र में जो है विसर्ग संधि होगी, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है लंबोदर उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है लंबोदर। तो लंबोदर में है बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। लंबोदर में जो है लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। गलत वाला चुनना है। तो विकल्प में है कमल है ये, तो कमल का जलज पंकज सरोज, पुष्प का कुसुम फूल सुमन, सरस्वती का
गिरा भारती वाणी, और लास्ट है सूर्य दिवस याम वाशर। कौन सा विकल्प जो है गलत है, गलत चुनना है। तो सूर्य के पर्यायवाची जो हैं दिनकर, दिनेश, दिवाकर, अंशु, मरीच, ये सब हैं। तो जो सूर्य का पर्यायवाची दिया गया है यही विकल्प गलत है। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प 4 सूर्य। सूर्य का सही जो है पर्यायवाची जिसमें है सूर्य में है दिनकर, दिवाकर, दिनेश, अंशु, मरीचि, प्रभाकर, मार्तंड, ये सभी जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अब अपव्यय शब्द विलोम है। अपव्यय में विलोम बताना है तो किस शब्द का विलोम है? तो विकल्प में है अधिव्यय, व्यय, मितव्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपव्यय का विलोम जो है मितव्यय है। व्यय का विलोम आय होगा, आय और व्यय होता है, ये आय व्यय है। अपव्यय का होगा मितव्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा मितव्यय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। क्या अर्थ है चैन की बंसी बजाना का? तो साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, या फिर फुर्सत में बंसी बजाना, या फिर बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा मौज करना। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा मौज करना। अगला प्रश्न है रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम तो विकल्प में है व्यास, भरत मुनि, कालिदास या फिर चाणक्य। तो रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है, तो इसका तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। रमा शब्द में कौन सा विभक्ति होगा? तो विकल्प में है रमाशु, रामाणाम, रमाणाम, रमयोः, रमायाम। तो रमा शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जो है रमाशु होगा। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रमाशु। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, सब याद रहती हैं तो इसका सही कर लेते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नहीं याद होता है तो कितनों दिमाग लगाओ ये काम नहीं करता है, तो इसको हमेशा ट्रिक बना के याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। तो विकल्प में है अस्मद शब्द का बताना है। तो विकल्प में है अहम, आवाम, वयम, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मत, आवाभ्याम, अर्मत, या फिर मम, आवयोः, अस्माकम। तो सही रूप होगा इसका विकल्प 4। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पंक्ति देखते हैं हम लोग। तो पंक्ति है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवित, भूषण बिनु विराजई, कविता वनिता मित। यह किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह प्रस्तुत पंक्ति जो है विकल्प में है कबीरदास, केशवदास, रहीमदास या फिर तुलसीदास। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास द्वारा रचित है। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। आचार्य केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, नखशिख, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, कवि प्रिया, विज्ञान गीता,
ये सभी जो ग्रंथ हैं आचार्य केशव दास द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा, न कि भिज्ञ का अभिज्ञ, ऐसे नहीं है, अनभिज्ञ है, उपसर्ग लगा के इसका किया गया है विलोम शब्द, तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। चलिए अगला प्रश्न है रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय बताना है तो क्या होगा? तो विकल्प में है 1000 से 1375 विक्रम संवत तक, या फिर 1700 से 1000 विक्रम संवत तक, या फिर 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विभाजन जिन कालखंडों में किया था उसमें उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, जिसका संवत में विभाजन किया उन्होंने, तो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, और भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, और रीतिकाल को जो है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक इन्होंने विभाजन किया है, और आधुनिक काल को इन्होंने जो है 1900 से अद्यतन तक किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1700 से 1900, छोड़िए इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें यमक अलंकार होगा, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न है सखी निज नभस्सर से निकला यह हंस आहा तीरता 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 अवतारक मौतिक्य शेष नहीं निकला जिनको चरता वर्ता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रस्तुत हुआ है? इसमें अलंकार भी बता दिया है लेकिन उसका भेद पूछा है इसमें। तो विकल्प में है सांग रूपक, सांग रूपक, निरग रूपक, परपरित रूपक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 72 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस पंक्ति में जो है सांग रूपक का प्रयोग होगा, पहला विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सांग रूपक। अगला प्रश्न है सही युग्म चुनिए, तो इसका विकल्प आगे दिया गया है, 2 ही विकल्प इसमें दिए गए हैं। तो विकल्प में है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी। तो सही युग्म चुनना है तो पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वही पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी, बघेली, ये सब विकल्प गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, कौन एक है जो बिहारी हिंदी नहीं है? तो विकल्प में है भोजपुरी, अवधी, मगही या फिर मैथिली। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सभी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी हिंदी जो है पूर्वी हिंदी में शामिल बोली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा अवधी। अगला प्रश्न है हिंदी की श ध्वनि है, यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो विकल्प में है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या फिर ओष्ठ। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है तालव्य या तालु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 तालव्य ध्वनि है श। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए, तो विकल्प में है भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, समवृक्ष बेनीपुरी, यह राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, हिमालय यात्रा। अगला विकल्प है मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। तो सही युग्म का चयन करना है, तो इसमें जो है पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय का है यह रचना विलायत यात्रा।
इनके द्वारा भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं इनकी सागर की लहरों पर, देखा कलकत्ता से पीकिंग, वह दुनिया है इत्यादि। ये सभी रचनाएं जो हैं भगवत शरण उपाध्याय की हैं और बाकी सभी विकल्प जो हैं तूफानों के बीच देवेंद्र सत्यार्थी की नहीं बल्कि ये रागेय राघव की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प में है सूरदास। तो सूरदास की रचना कौन सी है? तो हम सीधे मिला देते हैं इसको। सूरदास की है सुरसागर, सुरसागर हो जाएगी। कबीर की रचना हो जाएगी बीजक। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी हो जाएगी? तो सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी लोकायतन। और बच गए जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो इनका हो जाएगा उद्धव शतक। एक क्रम है इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिमल किस कवि की रचना है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परिमल जो है छायावादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निराला जी की रचना है परिमल। निराला द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सभी जो रचनाएं हैं, आराधना, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये सभी रचनाएं निराला जी की हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। कामायनी जो है किस भाषा में रचित है? तो विकल्प में है सधुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी। इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, खड़ी बोली। इसकी जो रचना है कामायनी की 1936 ईस्वी में हुई थी। यह महाकाव्य है, इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी? तो इसका रचना काल याद रहेगा तभी ऐसे प्रश्न हल कर पाएंगे आप लोग। तो देखते हैं विकल्प। विकल्प में है अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेय पद या फिर तुम चंदन हम पानी। 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो विकल्प में जो दिए गए हैं इसमें सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी। यह भारती द्वारा रचित नाटक है। अंधेर नगरी आएगी। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु द्वारा रचित अन्य प्रमुख नाटक हैं जिसमें भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारत जननी, नील देवी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी, ये सभी रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। त्यागपत्र जो है यह जैनेन्द्र की रचना है, बता दे रहे हैं बस नाम, जैनेन्द्र की रचना है। आत्मनेय पद जो है यह अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय जी की है यह। और तुम चंदन हम पानी जो है विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, तो यह किसका कथन है? तो विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र। यह किसका कथन है? 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह जो कथन है यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।